चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का अगला वीडियो। एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये इसमें फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले वाले में शायद सेकंड या थर्ड था, तो इसमें फर्स्ट वाले का ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरली द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आम तौर पर जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट, किसी कंट्री का विकास कैन बी डिटरमाइन, उसे डिटरमाइन किया जाता है किसके बेसिस पर। तो इसका ऑप्शन जो है एवरेज लिटरेसी लेवल, और उसके बाद क्या है पर कैपिटा इनकम, द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल। तो मतलब तीनों पर ही, मतलब लिटरेसी रेट भी और अच्छा होना चाहिए, कैपिटा इनकम भी आना चाहिए, और हेल्थ मतलब तीनों अच्छी रहे तो उसको हम बोलते हैं जो कंट्री है पूरी तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। अगर हम इंडिया की जैसे बात करें तो इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम हरियाणा का केरला से बेटर है, लेकिन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये केरला का बेहतर है। तो केरला को हम ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं हरियाणा से। चलो देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन द अदर्स। यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखा जाए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों में HDI बेहतर किसका है, श्रीलंका का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब HDI का मेन पैरामीटर क्या है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ज़्यादा दिन तक जीना, उसके बाद इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव मतलब जो HDI है वो सब कुछ देखता है, लिटरेसी रेट देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है कि मतलब कितनी वहाँ पे हेल्थ कैसी है, और मोर्टेलिटी रेट कितना है, मतलब जो एक साल के अंदर कितने कम बच्चे मरे हैं, और उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। HDI सब कुछ देखता है। तो HDI क्या देखता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, what is the sum of the total value of goods and services produced in the country and the net income received from foreign countries called। इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उससे कितनी वैल्यू का सामान निकला, और उसके बाद जितना भी सब कुछ मिला जुला कर जो भी हमने कमाया है एक साल के अंदर, कितना डेवलप किया है, कितनी खेती की है, मतलब उसकी जो टोटल वैल्यू को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका है, केरला का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा UNDP। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसे अगर बात की जाए जो पहला चैप्टर है जिसमें श्रीलंका बेल्जियम की बात की जाए, तो उसमें बेल्जियम और श्रीलंका है, कोई भी क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, तो उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें बेल्जियम की बेल्जियम में जैसा कि हम जानते थे, अगर देखा जाए तो बेल्जियम में 3 तरह की कम्युनिटी थी। एक हमारे पास थी डच थे कितने 59%, और उसके बाद कौन थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, तो वो कितने थे 40% थे। और उसके बाद जो रिमेनिंग थे, जो जिसमें जर्मन आते थे, तो वो लगभग 1% थे। और अगर हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो पॉपुलेशन कितनी थी 80-20 थी, मतलब 80% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, और 20% कौन थे, डच स्पीकिंग पीपल थे। तो वहाँ पर जो पावर ऑफ सेपरेशन हुआ, फेडरलिज्म हुआ, तो फेडरलिज्म शायद पहला चैप्टर है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म के जो पावर ऑफ सेपरेशन हुआ, क्या हुआ था कि जो पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में जो गवर्नमेंट थी किसकी थी, किसके बेसिस पे किया गया था, वहाँ के लोग जहाँ पे ज़्यादा थे उसी के बेसिस पे पावर ऑफ सेपरेशन हुआ। कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स में किसकी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थी। और बेल्जियम में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर उत्तरदायित्व, ज़्यादातर जो लोग थे, जो शासन करने वाले थे, लीडर्स थे, वो कौन थे,
डच स्पीकिंग पीपल थे। तो इस तरह से कुछ हुआ था। चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, उसके बाद में उसका डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला पर 1000 पर्सन पर ईयर, मतलब कितना था, 10 था। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल जनरली विश फॉर, तो जो लोग जनरली विश किसके लिए करते हैं, और ज़्यादा इनकम के लिए। पैसे की ख्वाहिश सभी को होती है, तो ज़्यादा इनकम के लिए लोग विश करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा मतलब जब टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है किससे, टोटल इनकम से, तो हमें पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, what was the expected age at birth in India in the year 2019, मतलब 2019 में इंडिया में जो एक्सपेक्टेड बर्थ एज कितनी थी, मतलब लगभग लोग कितने ईयर्स तक जीते थे, 72.8 ईयर्स, लगभग 73 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है, हरियाणा की, इंडिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, केरला का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज़ पर कैपिटा इनकम नोन, मतलब पर कैपिटा इनकम का अगला यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एवरेज इनकम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, तो एवरेज इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा, पर 1000 लिव बर्थ्स के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री कौन है, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, बांग्लादेश, तो इसमें फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसा हम जानते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़, तो एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, सब कुछ है, तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, तो किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंटरप्राइजेस, मतलब इंटरप्राइजेस में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी चीज़ में, उसी बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो कोई चीज़ जो गवर्नमेंट की है, मतलब सबकी है, उसको हम पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, और प्राइवेट जो किसी इंडिविजुअल का होता है उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द पब्लिक सेक्टर, मतलब कौन सा पब्लिक सेक्टर में नहीं है, तो TISCO, ये जो टिस्को है ये पब्लिक सेक्टर में नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच आर द 2 स्टेट्स विद द हाइएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, मतलब कौन से ऐसे दो स्टेट हैं जिनमें हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो कौन सा है, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, वैसे केरला का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी % ऑफ रूरल फैमिलीज इन इंडिया फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब जो रूरल फैमिलीज़ हैं, किसकी बात हो रही है, रूरल फैमिलीज़ में कितने ऐसे फार्मर्स हैं जो स्मॉल और मार्जिनल, मतलब मार्जिनल का मतलब जो कम हो, तुच्छ हो, छोटे हों, जो कम पैसे वाले हों, तो कितने % ऐसे हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो लगभग 80% ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडर द स्कीम ऑफ 2005, मतलब MG नरेगा, all those who are able to work are in need for of work are given employment by the government in the year, मतलब किसी साल में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है या फिर उसे काम की ज़रूरत है और वो उस काबिल हो, तो MG नरेगा के तहत उसे 100 डेज़ का, कितने डेज़ का, 100 डेज़, 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट फ्री में दिया जाएगा, बस वो काम करने के लायक हो, मतलब काम करने, और वो किस एरिया से बिलोंग करता हो, रूरल एरिया से बिलोंग करता हो, और वो
काम करने के लायक हो और काम करना चाहता हो तो उसे अगर कोई काम नहीं मिलता है तो एमजी नरेगा के तहत उसे 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यही एमजी नरेगा है, एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत ये जो कब लागू किया गया था? 2005 में, और 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट इसमें फ्री में मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लायक हो, मतलब और वो काम करना चाहते हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उसको 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि क्या है, इसका जो एग्जांपल दिया बुक में, किसान के जो बेटे रहते हैं, 3 बेटे काम कर रहे हैं, 5 आकर काम करने लगे, तो 2 जो ऐसे बेटे हैं भले ही उसमें काम करते हैं लेकिन ये चला जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट, है ना। उसके बाद अगला क्या है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी में शेयर का, अगर मान लेते हैं 70% लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो उनसे जो जीडीपी में शेयर मिलता है सिर्फ 30% का, और बचे 30% किस में इन्वॉल्व है? मान लेते हैं टर्शरी और सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व है? 30% लगभग इन्वॉल्व है, और जीडीपी में इनका शेयर कितना है? 70% का। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कौन दे रहा है? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन जीडीपी में शेयर, इनकम या फिर वैल्यू वाला जो काम है वो कौन दे रहा है? सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन आइटम इज़ यूजुअली प्रोड्यूस थ्रू द अ नेचुरल प्रोसेस। मतलब कौन सा ऐसा एक ऐसा सेक्टर जिसमें कोई आइटम बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? आमतौर पर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। तो इस सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो आइटम बनता है वो लगभग नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही बनता है। इसमें आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। टर्सरी को क्या बोला जाता है? सर्विस सेक्टर किसको बोला जाता है? टर्शरी को। और सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ों को निर्माण किया जाता है, चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा शुगर केन है वो प्राइमरी में जाता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा लगभग बनता है। उसके बाद शुगर केन से बन गया शुगर। ये जो शुगर है ये क्या हमारा हो जाएगा? जो शुगर है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा, क्योंकि शुगर केन से शुगर बनी है। उसके बाद शुगर को बेचने के लिए, शुगर को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ होगा उसे हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। मतलब जिन सर्विस का यूज़ होगा उसे हम टर्सरी सेक्टर में बोलते हैं। इसमें रोड आ गया, रोडवेज़, रेलवेज़, और जो शॉप्स हो गई, दुकानें हो गई, मार्केट हो गया। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो किससे है? दुग्ध उत्पादन, हिंदी में बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दुग्ध उत्पादन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लेबर वाज एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन 2017 एंड 18। मतलब 2017-18 में कितने परसेंटेज लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं? तो लगभग 25% लोग 2017 और 18 में इन्वॉल्व थे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस में जाती है, टर्शरी सेक्टर में जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती हैं वो किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया, मतलब इंडिया में जीविका का मेन स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर है। लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसी में इन्वॉल्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सर्विस सेक्टर इज़ इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर किस में इंक्लूड है, टर्शरी सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एम ऑफ डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट का जो एम है वो क्या है, तो क्या है, रूटीन वर्क होना चाहिए, बेटर वेजेस होना चाहिए, फेयर प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका सही प्राइस होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स कम अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है, एग्रीकल्चरल लेबर। उसके बाद अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो जो माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू रूरल हाउस होल्ड। मतलब कमर्शियल बैंक्स के द्वारा रूरल हाउस होल्ड में कितना परसेंटेज, मतलब कितने लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो लगभग 25% लोग किससे, कमर्शियल बैंक से लेते हैं। बाकी वहाँ के जो इनफॉर्मल लोग हैं, आई मीन जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हो गए, ज़मींदार हो गए, इन सब लोगों से वहाँ पे वो सब लोन लेते हैं और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा वो लोग चार्ज भी करते हैं। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिटिमेट्स द यूजेस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कौन जिम्मेदार है हमें, आई मीन कौन, जैसा कि हम जानते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडिया में जो मनी है किसके द्वारा बनाई जाती है, कौन, या फिर कहे तो कौन बनाता है, मनी करेंसी कौन प्रोवाइड करता है, किसके बिहास पर। और इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सभी को किसको मानना है, रुपया को। मतलब जो रुपया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसे लेना ही है। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो रुपया है, मनी है, ये कौन प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इश्यू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द गुड विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाई पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड, इसे हम करेंसी बोलते हैं। मतलब ऐसी गुड्स जिसे हर कोई एक्सचेंज कर लेता है, ले लेता है, किसके बदले, गुड्स जो चीज़ें हैं, और सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो काम हम में करते हैं। जैसे मान लो कोई लेबर है हमारे यहाँ काम करता है, तो हम उसे क्या देते हैं, करेंसी ही तो देते हैं, पैसा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी गुड्स जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, किसके बदले, इन एक्सचेंज फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के एक्सचेंज के बदले या सर्विस के एक्सचेंज के बदले, इज कॉल्ड करेंसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मल सोर्सेज स्टिल मीट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स रूरल हाउस होल्ड्स। मतलब जो फॉर्मल सोर्स, जैसा कि फॉर्मल सोर्स है वो रूरल हाउस होल्ड में जो क्रेडिट लिया जाता है, टोटल क्रेडिट से कितना परसेंटेज अभी भी ज़रूरत है। तो 50%, मतलब आधे लोग अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं और फॉर्मल सोर्सेज से 50%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन। लोन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि कोलेट्रल लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, कोलेट्रल, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स देंगे तभी वो हमको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2012 हाउ मेनी % ऑफ द रूरल फैमिलीज पर 1000 इंडिया हैड कमर्शियल बैंक्स एज देयर सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो मतलब 2012 में कितने परसेंटेज रूरल फैमिलीज थी पर 1000 में से इन इंडिया हैड कमर्शियल बैंक्स, उनके पास कमर्शियल बैंक था एज देयर सोर्स ऑफ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट लेने के लिए वो कमर्शियल बैंक से क्रेडिट लेते थे, तो 25%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इशू करेंसी
करेंसी को कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ द मोनोपोली टू इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आरबीआई। मतलब किसके पास अधिकार है करेंसी को इशू करने का? तो आरबीआई के पास। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी % ऑफ पीपल इन इंडिया टेक लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस मतलब लगभग कितने % ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं? तो लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड मतलब जो आरबीआई है कब बना? तो कब बना था? 1935 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन्स आर टेकन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं SHGs। क्या बोलते हैं? SHGs। तो SHGs में कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और फिर वो लोग अपना ही मतलब आपस में मिलकर पैसा जुटाते हैं। सब लोग अपना पैसा किसी तरह से भी इकट्ठा करते हैं और फिर आपस में जिसको ज़रूरत होती है वो लेता है। अब वो अपने हिसाब से लोन का क्रेडिट या फिर जो भी टैक्स वैक्स जो भी लेना हो रहता है, टैक्स बोल रहे हैं, तो जो ब्याज है इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। अब वो चाहे तो ले चाहे ना ले क्योंकि वो उनका खुद का है, तो उसको हम बोलते हैं SHGs। चलिए देखते हैं मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन्स आर टेकन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो क्या होते हैं? ज़्यादातर जो SHGs के द्वारा ज़्यादातर जो सेविंग्स या फिर लोन लिए जाते हैं वो बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिर से वही क्वेश्चन आ गया द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड फोर्ड मोटर्स टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ प्रेजेंस इन 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टू इंडिया? तो कब आई थी? 1995 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्स डिड फोर्ड मोटर्स सेल इन द इंडियन मार्केट टिल द ईयर 2017? तो कितनी कार्स लगभग बेची थी फोर्ड मोटर्स ने? 87,588। वैसे इसका जो अप्रॉक्स निकल कर आता है 88,000। कितना? 88,000। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन US GDP मतलब US के GDP में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है? लगभग 1% है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सेकेंडरी और टर्शरी पे इन्वॉल्व हैं और उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है Which of the following sectors has not benefited due to globalization in India मतलब ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो फ़ायदेमंद नहीं हुआ? तो कौन सा सेक्टर को फ़ायदेमंद नहीं हुआ है, फ़ायदा नहीं पहुंचा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसे फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन विच कंट्रीज टॉयज हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज इन 70-80% ऑफ द शॉप्स मतलब किस कंट्री के टॉयज़ ने भारत की लगभग 70 से 80% शॉप्स को रिप्लेस कर दिया? मतलब जैसा कि हम जानते हैं जो चाइना की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा सस्ती होती हैं। भाई हमको चाहिए सामान, अब भले ही वो कम दिन चले उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर हमें सामान अच्छा मिल जा रहा है और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा है तो वो हमें ज़्यादा मिडिल परिवार लोग हैं, मिडिल फैमिली है, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जैसे चाइना के जो सामान है वो सस्ते होने की वजह से जो इंडियन जो मार्केट है उसको इंडियन टॉयज़ को क्या किया उन्होंने? रिप्लेस कर दिया इंडियन मार्केट्स में। तो कौन सी कंट्रीज़ हैं? चाइना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई मल्टीनेशनल कंपनीज इज़ मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है MNCs जो हैं के द्वारा
इन्वेस्टमेंट का मोस्ट कॉमन रूट क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, रास्ता क्या है कि वो क्या कर लें, जो वहाँ के रूरल जो वहाँ के लोकल पार्टी हैं, लोकल शॉप्स हैं, उनके साथ क्या कर लें, कोलैब कर लें। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज़, मतलब एमएनसीज के द्वारा सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट का सबसे कॉमन रूट क्या है, पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज, मतलब लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। अब परिवार में हम हर चीज़ों का साझा करते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो हर चीज़ का आपस में जो चीज़ें होती हैं उसका भी क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो क्या है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा टू द वर्कर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके वर्कर्स का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन बॉट बाय अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी CARGIL, कारगिल फूड्स, है ना। तो कारगिल फूड्स के द्वारा जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, कारगिल फूड्स के द्वारा कौन सी इंडियन कंपनी को खरीद लिया गया है, तो किसको खरीद लिया गया है, परख फूड्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर होम कैन द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन द डोमेस्टिक मार्केट प्रूव हार्मफुल, मतलब किसके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज का आना डोमेस्टिक मार्केट में हार्मफुल मतलब नुकसान साबित हुआ है। तो किसके लिए नुकसान साबित हुआ है, जो बेचारे छोटे छोटे लोग हैं, लो क्वालिटी मतलब कम क्वालिटी के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो थे, उनके लिए हार्मफुल प्रूव हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मनी स्पेंट टू परचेज एसेट्स एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट कॉल्ड, मतलब जब हम किसी चीज़ में लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी में जो चीज़ें एक्सपेंड करते हैं, खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए जो स्पेंड करते हैं उस मनी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। किसी चीज़ को भी हम खरीदने के लिए, मतलब चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो या फिर अदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाई मल्टी कंपनीज कॉल्ड, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल्ड, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, मल्टी MNCs के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे कहा जाता है क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MNCs के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज़ वर मेंबर्स ऑफ WTO टिल 2018, मतलब 2018 तक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के कितने मेंबर्स कितनी मेंबर्स कंट्रीज़ थी, कितनी कंट्रीज शामिल थी, 164, 164। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन होम डज फॉरेन ट्रेड टेक प्लेस, मतलब फॉरेन ट्रेड किसके बीच होता है, तो दो कंट्रीज़ के बीच होता है, मतलब कोई दूसरी दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन टू कंट्रीज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जनवरी 1, 1995। उस बार सिर्फ 1995 लिखा था और इस बार लिखा है पूरा डेट भी लिखा है जनवरी 1, 1995। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जनवरी 1, 1995 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने किया था, स्टार्ट किया था, बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया गेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR। HDR को HDI भी कह सकते हैं। तो HDR के अकॉर्डिंग जो 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था, तो उसमें इंडिया की पोजीशन कितनी थी,
130 थी, 130वीं थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।